पिताजी, अगर काम खत्म हो गया हो तो इधर आकर पानी पी लीजिए, गर्मी काफी तेज पड़ रही है। अरे बेटा, तू इतनी गर्मी में खेत पर क्यों आई? तुझे पता है ना कि तुझसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तू बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगा बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। अगर आप इतनी भीषण गर्मी में मेहनत कर सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए घर से एक मटका पानी भी नहीं ला सकती? अब जल्दी से पेड़ की छांव में आकर पानी पी लीजिए। बेटा तू अब घर जा, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक घर लौट आऊंगा। नहीं पिताजी, आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं घर पर अकेले क्या करूंगी? बेटा तू तो जानती ही है कि तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और अब मुझे ही तेरा पालन पोषण करना है। और इस साल हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने इनका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो सब खराब हो जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं घर जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना और हाँ, शाम को जल्दी घर लौट आना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है बेटा, मैं समय पर खाना खा लूंगा। अब तू घर जा। और फिर कोमल खुशीलाल को खाना देकर अपने घर आ जाती है और वो दीवार पर लगी उसकी माँ की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब पिताजी खेत पर चले जाते हैं तो मुझे ये घर काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई है ही नहीं। अरे कोमल, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? आखिर बात क्या है? सिमरन, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। भगवान ने मुझसे मेरी माँ को क्यों छीन लिया? देख कोमल, हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होता है। शायद तेरी माँ की आयु पूरी हो चुकी थी, जिसके कारण भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। और तुझे बुरा ना लगे इसलिए तो मैं तेरे पास आती हूँ। चल अब चुप हो जा। सिमरन कोमल की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो अक्सर कोमल से मिलने उसके घर आया करती थी। अरे कोमल, तूने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तेरा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। अब तुझे क्या बताऊं सिमरन, घर की मजबूरियां अक्सर हमारे सपनों को तोड़ देती हैं। तुझे तो पता ही है कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बहुत खर्चा आता है। घर का गुजारा भी ठीक से तो हो ही नहीं पाता और मैं नहीं चाहती कि मैं पिताजी के ऊपर और बोझ बनूं। बस इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कोमल, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से कहकर तेरी कुछ मदद करा सकती हूँ। नहीं सिमरन, वैसे तेरे पिताजी से हम बहुत मदद ले चुके हैं। अब हम उनसे और मदद नहीं लेना चाहते। ठीक है कोमल, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, तुझसे मिलने आती रहूंगी। और हाँ, अपने पिताजी का ख्याल रखना। इतना कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। पिताजी आप आ गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, मैं हाथ मुंह धो कर आता हूँ। तब तक तू मेरे लिए खाना लगा दे। बेटा अगर तू बुरा ना माने तो क्या मैं तुझसे एक बात कह सकता हूँ? जी कहिए पिताजी, मैं भला आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? बेटा तू अब पूरे 20 वर्ष की हो चुकी है और मुझे लगता है कि मुझे अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझे शादी करने में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा बात को समझ, एक ना एक दिन हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ सालों बाद मैं खटिया पकड़ लूंगा, फिर तेरा ब्याह कैसे हो पाएगा? वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन मेरे जाने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा? बेटा तू मेरी चिंता मत कर, हमारे घर के बाजू में जो रामू रहता है वो मेरा ख्याल रख लेगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर खुशीलाल के कहने पर कोमल शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पंडित जी, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं?
देखो खुशीलाल, मेरी नजर में कोमल बिटिया के लिए एक बहुत ही योग्य लड़का है। लड़के का नाम संदीप है और वो लड़का सरकारी नौकरी करता है। लेकिन क्या पंडित जी, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, आखिर बात क्या है? खुशीलाल, तुम तो जानते ही हो कि आजकल के लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं और अब तो बिना दहेज के शादी करना तो संभव ही नहीं रहा। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? मैं कुछ समझा नहीं। खुशीलाल, लड़के वालों ने दहेज के रूप में पूरे 2 लाख रुपए की मांग की है। अगर उन्हें 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो वो शादी करने के लिए इनकार कर देंगे। पंडित जी, आप बात को आगे बढ़ाइए। मैं लड़के वालों को जो है 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खुशीलाल, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? पंडित जी, इस साल मैंने अपने खेतों में टमाटर की खेती की है। उन टमाटरों को बेचकर मुझे जो मुनाफा होगा और घर में बचे हुए पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। ठीक है खुशीलाल, अगर तुम लड़के वालों को 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तो समझो रिश्ता पक्का। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और फिर दहेज के रूप में 2 लाख रुपए मिलने पर लड़के वाले शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझी जी, ये मेरा बेटा संदीप है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। इसके पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और तब से मैंने अकेले ही इसका पालन पोषण करके इसको अपने पैरों पर खड़ा किया है। जी, मुझे तो आपका बेटा बहुत अच्छा लगा और ये मेरी बेटी कोमल है। अगर लड़का लड़की की मंजूरी हो तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरा बेटा भी आपकी बेटी कोमल से शादी करने के लिए तैयार है। बस आप अपना वादा ना भूल जाना। जी, आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही मेरे टमाटर बिक जाएंगे मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तो ठीक है समझी जी, हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं। अरे पंडित जी, आप खड़े क्यों हैं? विवाह का मुहूर्त और तारीख निकालिए। अरे हाँ, क्यों नहीं। अगले महीने की 8 तारीख को मंगलवार का दिन बड़ा ही शुभ माना गया है। हमें उस दिन ही संदीप और कोमल की शादी करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद उचित मुहूर्त देखकर खुशीलाल अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर देता है। बहू, आज मेरे शरीर में थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। जरा मेरे लिए 1 गिलास लस्सी बना दे ताकि मेरे शरीर को थोड़ी ठंडक पहुंच सके। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लाती हूँ, जिसे पीकर आपके शरीर की थकान चुटकियों में गायब हो जाएगी। अरे भाग्यवान, जरा मेरे लिए भी लंच तैयार कर देना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है जी, माँ जी को लस्सी देने के बाद मैं आपके लिए भी लंच तैयार कर दूंगी। ये लीजिए माँ जी, आपकी ठंडी ठंडी स्वादिष्ट लस्सी। जी, आपका लंच। ठीक है भाग्यवान, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। तुम घर पर माँ का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अरे खुशीलाल, क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो भाई? अरे राजपाल, अरे तुम यहाँ मुझे बुला लिया होता भाई, मैं आ जाता। तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम भी ना खुशीलाल, कैसी बातें करते हो? भले ही मैं अब एक कलेक्टर बन चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक दोस्त ही रहूंगा। और दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, समझे? अब मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों बैठे हो भाई? अरे कुछ नहीं राजपाल, जब से कोमल को इस घर से विदा किया है तब से मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। बस हर वक्त उसको याद करता रहता हूँ। अब क्या करें खुशीलाल, दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेटी तो पराया धन होती है। और कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी और फिर मेरा घर भी सूना हो जाएगा यार। हाँ, तुम ठीक कहते हो यार भाई राजपाल। अच्छा बताओ, सिमरन बिटिया कैसी है? वो एकदम बढ़िया है, बस हर वक्त कोमल को याद करती रहती है। कहती है कि पापा जब से कोमल ससुराल गई है तब से मेरा मन ही नहीं लगता उसके बिना। सिमरन बिटिया से कहना कि कोमल भी उसको बहुत याद करती है। अच्छा ठीक है खुशीलाल, अब मैं चलता हूँ भाई, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार टमाटर की खेती को देखकर खुशीलाल भी बहुत खुश था। फिर एक दिन
अरे भगवान, ये क्या हो गया है? इस बारिश को भी अभी आना था। मेरे खेत के सारे टमाटर खराब हो गए। अब मैं क्या करूंगा? मैं समधन जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगले दिन खुशीलाल उसके घर पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर संदीप की माँ कल्याणी आ जाती है। राम राम समधी जी, कैसे हैं? अरे आइए समधन जी, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? समधी जी, लगता है आप अपना वादा भूल गए। रिश्ता पक्का करने से पहले हमने आपसे दहेज के रूप में पूरे 2 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन आपने वो पैसे अभी तक दिए ही नहीं। अब मैं वही पैसे लेने आई हूँ। माफ करना समधन जी, कल रात ज्यादा बारिश होने के कारण मेरे खेतों के सारे टमाटर खराब हो गए और मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इसमें मैं क्या करूं? ये बात तो आपको शादी करने के पहले सोचनी चाहिए थी ना। आपके कारण मैंने अपने बेटे की शादी किसी और जगह ना कराई, वरना आपकी लड़की से लाख गुना अच्छी लड़की मिल जाती मेरे लड़के को। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए। समधन जी, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं आपके 2 लाख रुपए जल्द ही दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर आपने मुझे जल्द ही 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं आपकी बेटी का ऐसा हाल करूँगी कि आपने सोचा भी ना होगा, समझे? अरे नहीं नहीं समधन जी, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं आपको 2 लाख रुपए जल्द ही दे दूंगा। ठीक है, चलती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर पैसे घर पहुँचा देना, वरना आप अंजाम भली भांति जानते हैं। इतना कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है और खुशीलाल सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी। अब मैं समधन जी को 2 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? अब लगता है मुझे अपना खेत बेचना ही पड़ेगा। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए खुशीलाल अपना वो छोटा सा खेत एक सेठ को पूरे 1 लाख रुपए में बेच देता है। और बाकी के बचे हुए पैसे मिलाकर उसके पास 1,20,000 रुपए हो जाते हैं। खेत बेचने के बाद भी अभी भी मेरे पास केवल 1,20,000 रुपए ही हुए हैं। अब बाकी के 80,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, इन पैसों को समधन जी को दे आता हूँ, शायद वो इतने पैसों में मान जाए। अरे आइए आइए समधी जी, मैं हर पल आप ही का इंतजार करती रहती हूँ। पैसे का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? समधन जी, मैंने 1 लाख रुपए में अपना खेत बेच दिया और घर के बचे हुए सारे पैसे लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आप इन सभी पैसों को रख लीजिए। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। लाइए, जल्दी से इन सभी पैसों को मुझे दे दीजिए। लेकिन समधन जी, अभी भी इसमें 80,000 रुपए थोड़े कम हैं। मैं आपको बाकी के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। क्या अभी भी इसमें 80,000 रुपए कम है? हे भगवान, पता नहीं किस भिखारी के घर मैंने रिश्ता जोड़ लिया। मुझे तो अब शर्म आने लगी है इनको अपना समधी कहते हुए भी। समधी जी, अब ये पैसे देकर यहाँ से दफा हो जाइए, और हाँ, बाकी के पैसे जल्द ही दे देना। और फिर कल्याणी खुशीलाल से पैसे लेकर उसे बेइज्जत करके वहाँ से भेज देती है। पूरे पैसे न मिलने के कारण अब वो कोमल पर भी अत्याचार करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, कहिए क्या काम है? जल्दी से इन सारे कपड़ों को धो दे, और हाँ, सभी कपड़े धुल जाने के बाद घर के सारे बर्तन भी साफ कर देना, समझी? जी माँ जी, लाइए मैं इन सभी कपड़ों को धो देती हूँ। कोमल उन सभी कपड़ों को धोने लगती है और कुछ देर बाद कल्याणी फिर से उसके पास आ जाती है। और ये कामचोर कहीं की, तुझसे अभी तक इतने से कपड़े नहीं धुले, तो फिर बर्तन कब साफ करेगी? माँ जी, ये कपड़े बहुत ज्यादा थे, इसलिए इनको धोने में ज्यादा समय लग रहा है। आप कुछ देर रुकिए, मैं घर के बर्तन भी जल्दी ही साफ कर दूंगी। क्या कहा तूने? मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, तुझे भी बताती हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत तेज लग रही है। माँ जी, मुझे मत मारिए, मैं आप सबका भी जबान नहीं लड़ाऊंगी। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत
कल्याणी रोज कोमल पर अत्याचार करने लगती है। जरा जरा सी बात पर वो कोमल के साथ मारपीट करने लगती है और उसका पति संदीप भी कोमल को बहुत मारता है, उसके साथ अत्याचार करने लगता है। भाग्यवान, कितनी देर हो गई है? मैं कब से खाने का इंतजार कर रहा हूँ। खाना अभी तक बना क्यों नहीं? जी 2 मिनट रुकिए, मैं खाना ला ही रही हूँ। जी भाग्यवान, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इसमें ना नमक का स्वाद है और ना ही मिर्च का। इस बेस्वाद खाने से अच्छा तो मैं रूखी सूखी खा लेता। इतना कहकर संदीप गुस्से में वो गरम खाना कोमल के ऊपर फेंक देता है। जी आपने क्या किया? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अभी तो तुझे पिताजी नाना जी सब याद आएंगे। तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। ऐसे ही हर रोज कल्याणी और संदीप का अत्याचार बढ़ने लगा। कोमल कल्याणी और संदीप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ और भी कुछ बुरा होने वाला है। क्या कोमल बिटिया इसी घर में रहती है? हाँ, इसी घर में रहती है। कहो क्या काम है? जी अब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं कोमल बिटिया को लेने ही यहाँ आया हूँ। वो बुढ़ा मेरे 80,000 रुपए दिए बिना ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पूरे 80,000 रुपए का नुकसान कर दिया उस बुढ़े ने। और फिर वो व्यक्ति कोमल को अपने साथ ले जाता है और पूरे सादर सत्कार के साथ कोमल अपने पिता खुशीलाल का अंतिम संस्कार करती है। पिताजी, आपके मुझे छोड़कर चले गए। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था पिताजी। अब मैं जी कर क्या करूंगी? बेटी चुप हो जाओ। ऊपर वाले के न्याय को कोई नहीं समझ सकता। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होता है। बिटिया चुप हो जाओ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल फिर से अपने ससुराल आ जाती है, जिसे देखकर संदीप और कल्याणी आग बबूला हो जाते हैं। आ गई महारानी, इससे अच्छा तो तू भी अपने बाप के साथ मर जाती। कम से कम तुझसे हमारा पीछा तो छूटता। माँ बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बिना मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालिए। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? संदीप, इसका सारा सामान निकाल कर फेंक दे बाहर और इसे धक्के मारकर निकाल यहाँ से। जी माँ, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी इसको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। चल। और फिर संदीप कोमल का सारा सामान निकालकर घर के बाहर फेंक देता है। भगवान जी, मेरी क्या गलती थी जो आप मुझे इतनी कठोर सजा दे रहे हैं? मैं अब और नहीं जीना चाहती। मैं अपनी जान दे दूंगी। ज्यादा अत्याचार सहने की वजह से कोमल अपना होश खो देती है और पास ही के कुएं में कूद जाती है। अरे ये क्या? उस लड़की ने तो कुएं में छलांग लगा दी। हमें जल्द ही उसे बचाना होगा। कुछ लोग कोमल को बचाने के लिए कुएं के पास आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोमल अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पिताजी, आज हम बड़े दिनों के बाद कोमल और उसके पिताजी से मिलने जा रहे हैं। मुझे देखकर तो कोमल खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, मुझे भी खुशीलाल से मिलना है। बहुत दिनों बाद आज हम फिर से उनसे मिलने जा रहे हैं। अरे पिताजी, इस कुएं के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक मिनट, गाड़ी रोकिए। सिमरन और राजपाल गाड़ी से उतरकर उस कुएं के पास जाते हैं। अरे भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है? सर, अभी कुछ देर पहले एक लड़की ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है वो लड़की? सर, ये रही वो लड़की जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी है। पिताजी, ये तो कोमल है, लेकिन इसने कुएं में कूदकर अपनी जान क्यों दे दी? पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। सर, इस लड़की के पास से हमें एक चिट्ठी मिली है। मुझे पढ़ना नहीं आता है। जरा आप इस चिट्ठी को पढ़कर सुनाइए कि आखिर इसमें क्या लिखा है। अंकल, इस चिट्ठी को मुझे दीजिए, मैं इस चिट्ठी को पढ़कर सुनाती हूँ। मेरा नाम कोमल है। जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को पढ़ रहा है वो मेरी सास और मेरे पति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना, क्योंकि मेरी सास ने मेरे पिताजी से दहेज के रूप में पूरे 2 लाख रुपए की मांग की थी और जब मेरे पिताजी वो पैसे नहीं चुका पाए तो उन दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। वो मेरे साथ हर रोज मारपीट किया करते थे। मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं उनके पास जा रही हूँ। तो ये सब कोमल के ससुराल वालों का किया धरा है।
मैं उनको ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और फिर सिमरन और राजपाल पुलिस को लेकर कोमल के ससुराल पहुंच जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप सभी इस वक्त यहाँ आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे क्या तुम दोनों का नाम ही कल्याणी और संदीप है भाई? जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए। भाई मुझे सबूत मिला है कि तुम दोनों ने कोमल पर बहुत ही अत्याचार किए और इस जुर्म में तुम्हें जेल ले जाने के लिए आया हूँ मैं। चलो। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम तो कोमल से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और आज सुबह से ही वो लापता है। अच्छा, अगर कोमल सुबह से लापता है तो तुम दोनों अभी तक उसे ढूंढने के लिए गए क्यों नहीं? रे भाई, क्या तुमको पता है कि कोमल अब इस दुनिया में नहीं है? और जाते वक्त वो ये चिट्ठी छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि तुमने उसके पिता से दहेज के रूप में 2 लाख रुपए की मांग की थी। क्या तुम्हें पता है कि दहेज मांगना एक कानूनन अपराध है? अब तुम दोनों को फांसी की सजा मिलेगी। चलो रे। फांसी का नाम सुनकर संदीप बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इंस्पेक्टर साहब से कहता है, इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी माँ का किया धरा है, आप इसे ले जाइए। गलती तो तुम दोनों ने की है, सजा तो तुम दोनों को बराबर मिलेगी। तुमने एक पिता के साथ साथ उसकी बेटी की भी जान ली है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। और फिर इंस्पेक्टर साहब दहेज मांगने के जुर्म में कोमल की मौत का जिम्मेदार होने पर संदीप और कल्याणी को जेल ले जाते हैं। संदीप को फांसी दे दी जाती है और कल्याणी को उम्र कैद की सजा हो जाती है, जिसके बाद राजपाल और सिमरन कोमल का अंतिम संस्कार कर देते हैं।